चालू हो गई ना क्लास। आ गए सब। रिकॉर्डिंग सर चालू कर दी करो ना, हो जाओ शुरू कर दो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं देव क्लासेस बूंदी का यूट्यूब चैनल। और ऐप के अंदर ये वाली क्लास भी जाएगी क्योंकि आज अपन जो बात कर रहे हैं वो है सिलेबस के बारे में। तो एक पब्लिकली भी आपको बता दिया जाएगा सिलेबस के बारे में और ऐप में भी इसको अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आपका समय समय पर क्या सिलेबस के बारे में क्या लगे आपको पता लगता रहे। यहाँ पर बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आज अपन आपको जैसा पता है कि आज अपन यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो सिलेबस की जो आपके सामने यहाँ पर पीडीएफ नज़र आएगी, तो आज अपन यहाँ पर सीईटी के सिलेबस के बारे में यहाँ पर आज अपन बात करेंगे। तो ये क्लास है मैथ्स की, लेकिन आज अपन सिलेबस के बारे में बात करेंगे ओवरऑल पूरी सीईटी के अंदर, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो है सीईटी का। सीईटी में जो आपका सिलेबस है वो क्या क्या सिलेबस इसके अंदर होने वाला है, इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। सीईटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन कौन से जीके के टॉपिक हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के, मैथ्स के, कंप्यूटर के, ओवरऑल यहाँ पर अपन यहाँ पर सिलेबस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। बात समझ में आएगी आप लोगों को? तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन यहाँ पर शुरू करते हैं। अपन सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर परीक्षा की स्कीम और इसका पाठ्यक्रम। परीक्षा की स्कीम के बारे में बात करेंगे। स्कीम कई प्रकार की होती है जो बाजार में भी मिलती है, वो स्कीम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो पाठ्यक्रम की जो स्कीम है उसका जो सिलेबस है उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं महावीर जी। तो महावीर जी मेरे साथ आएंगे और हम दोनों आपको यहाँ पर सिलेबस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। आ जाओ फटाफट से महावीर जी यहाँ पर, ताकि हम बच्चों को यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात कर सकें। तो सिलेबस के बारे में समझाएंगे हम आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर जो विषय विवरण है यहाँ पर उसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आने वाला है सर। यहाँ पर राजस्थान का एक इतिहास है, राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, पूरे राजस्थान का यहाँ पर इतिहास आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक है। इसके साथ ही यहाँ पर साहित्य है, परंपरा है, विरासत है। इसके अलावा यहाँ पर भारत एवं राजस्थान का भूगोल है। सर आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर भारत और राजस्थान का यहाँ पर भूगोल है। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान पर विशेष बल के साथ राजनीतिक व्यवस्था के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था कंप्लीट है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मतलब है कि इसमें पूरा आपका इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर पढ़ने जाओगे। इसके अलावा आप यहाँ पर बजट पूरा पढ़ने जाओगे, तो ये पूरा आर्थिक समीक्षा पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा यहाँ पर दैनिक विज्ञान है जो एवरीडे साइंस है, जो हमारे शुभम जी सर आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा तार्किक विवेचन है, मानसिक योग्यता है जो आपके केडी सर आपको यहाँ पर रीजनिंग के तौर पर पढ़ाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर सामान्य हिंदी है, जो आपका हिंदी का जो सिलेबस है, व्याकरण है, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा जनरल इंग्लिश है, जो इंग्लिश के बारे में अपन सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर है, क्या है और क्या नहीं है। इसके अलावा कंप्यूटर का ज्ञान इसके अंदर है और समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाओं का मतलब होता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रखी है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखो समझो थोड़ा सा यहाँ पर कि ये सिलेबस देखने से ऐसा लगता है कि इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है सर जो छूटा हुआ है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस सिलेबस। यानी कि 12th सीईटी के एग्जाम्स को अगर आप सीरियसली लेते हो तो आप राजस्थान की किसी भी तमाम जो भी भर्ती है उसकी आप आसानी से तैयारी कर सकते हो यदि आपने इस सिलेबस को फॉलो कर लिया है तो। अब इसके अंदर बात देखो, 2-3 बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। इसमें 2-3 बातें ये है कि सबसे पहले बात है कि 1 या 2 दिन के अंदर, यानी कि मंडे तक या जो ट्यूसडे है मंगलवार तक, आपको 12th सीईटी का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि कल सबसे बड़ी खुशखबरी जो बच्चों के बीच में देखने को मिली वो थी इसमें नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को समाप्त कर दिया है। नेगेटिव मार्किंग अब नहीं है, जिसके बारे में आपको मैंने क्लास में भी बता दिया था और आज मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें अपन ने सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे, तो प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है आपके पास? यहाँ पर 150 प्रश्न यहाँ पर आएंगे सर इनके।
अब 150 प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे जो कितने नंबर के होंगे आपके 300 नंबर के यहाँ पर प्रश्न होंगे। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। 150 नंबर के यहाँ पर 150 क्वेश्चन है और टोटल 300 नंबर के। इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है यहाँ पर, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का है यहाँ पर, तब जाके आपके पूरे 300 नंबर यहाँ पर बनेंगे। इस चीज़ में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको इसमें मिनिमम 40% लेके आना है। कितने परसेंट लेके आना है आपको? 40% क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही हो जाने चाहिए। अब सही हो जाने चाहिए तो फिर इसके लिए अपन को क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें अपन को यहाँ पर देखनी है। 40% क्वेश्चन सही होने का मतलब है जैसे 150 प्रश्न है आपके पास यहाँ पर, जैसे 150 प्रश्न है तो 150 का आप 40% निकालेंगे, तो 150 का आप 40% निकालेंगे तो 15 चौक कितने प्रश्न हो जाएंगे आपके पास? 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पर राइट करने हैं। यानी कि 150 में से आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन क्या करने हैं, राइट करने। 150 में से आपको 60 क्वेश्चन यहाँ पर राइट करने हैं। अब नेगेटिव मार्किंग हो गई तो इससे आपको ये तो पता है कि पूरे 150 के 150 करने, लेकिन 150 में से भी आपको 60 क्वेश्चंस यहाँ पर राइट करने हैं, तब जाके आपकी व्यवस्था यहाँ पर बैठेगी। आइए समझ में बात। अब इसमें अपन देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है। इसमें नकारात्मक अंकन बिल्कुल नहीं किया जाएगा, इन्होंने बता दिया है, और सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के यहाँ पर होंगे। अब इसके बाद अगर अपन यहाँ पर बात करें, ये सारी बात करने के बाद मैं इसमें एक एक बिंदु पर आपसे यहाँ पर सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। अब इसमें अपन सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हमारा पाठ्यक्रम का विवरण है यहाँ पर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या सीन है, क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, जो पहला पॉइंट है उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। इसमें प्राचीन सभ्यताएं कंप्लीट है आपके सामने। अब प्राचीन सभ्यताओं में कौन कौन सी सभ्यताएं आपको पढ़नी है, इसके बारे में आपको विचार करना है। इसमें आपको कालीबंगा पढ़नी है, आहड़ पढ़नी है, गणेश्वर पढ़नी है, बालाथल पढ़नी है और बेराट पढ़नी है। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर यहाँ पर कालीबंगा लिखी हुई है, आहड़ लिखी हुई है, गणेश्वर लिखी हुई है, बालाथल लिखी हुई है और आपके बेराट लिखी हुई है जो जयपुर की है, अब तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो नाम दे रखा है इसके अंदर उसी को ही आपको पढ़ना है, अलग से कोई एक्स्ट्रा ज्ञान दिमाग में नहीं लगाना है। जो सिलेबस में दे रखा है उसी को आपको पढ़ना है और क्वेश्चन भी उसी में से ही आएगा। दूसरी बात, इसमें राजस्थान की इतिहास की ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्थाएं और सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। जब राजवंश की बात आ जाती है तो ये तो फैक्ट है कि आपको पूरे के पूरे राजवंश पढ़ने हैं। यहाँ पर पूरे के पूरे उनकी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था आपको पूरा पढ़ के चलना है, चाहे वो चौहान वंश हो, चाहे वो राठौड़ वंश हो, चाहे वो चालुक्य वंश, कुछ भी वंश हो जो राजस्थान से संबंधित रहे हैं, वो सारे वंश आपको यहाँ पर पढ़ के चलने हैं, तब जाके आपका काम चलेगा। और इसके अंदर भी इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं देख लो, प्रशासनिक व्यवस्थाएं देख लो, इसके अलावा आप इसके अंदर इनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं देख लो, मुगलों के साथ इनके संबंध कैसे थे, इन्होंने कितने युद्ध लड़े, युद्धों का क्रम क्या था, कौन कौन से युद्धों में क्या इन्होंने जीत हासिल की और जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने किस किन चीज़ों का निर्माण करवाया, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर पढ़ने को यहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ पर देखेंगे अपन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, जिसके अंदर आप किले पढ़ेंगे, कल्चर का पार्ट आ चुका है आपके, किले स्मारक पढ़ेंगे, इनकी कलाएं पढ़ेंगे, चित्रकला पढ़ेंगे आप यहाँ पे, और हस्तशिल्प वाला यहाँ पर आप कंसेप्ट देखने जा रहे हो। इसके अलावा आप इसके अंदर यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन स्टार्ट हो गया था 1857 की क्रांति से, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन की बात आती है तो इसका मतलब यहाँ पर 1857 की क्रांति की बात आती है, तो इसका मतलब आपको 1857 की क्रांति को आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। समझ में आएगी बात। राजनीतिक जन जागरण और प्रजामंडल आंदोलन। राजनीतिक जन जागरण में आप किसान आंदोलन पढ़ सकते हैं, आप जनजातीय आंदोलन पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन जो यहाँ पर दे रखा है वो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत अच्छा पार्ट है, एग्जाम में आने लायक है। आजकल एंशिएंट हिस्ट्री से कम और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पर देखने को हमारे को मिलता है। आगे समझ में बात। इसके अलावा राजस्थान का एकीकरण अलग से टॉपिक है, तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, यहाँ से एक प्रश्न सीधा सीधा आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, चाहे वो एकीकरण हो, चाहे वो प्रजामंडल हो, चाहे वो कोई सा भी आपके प्रश्न हो, वो आपको वहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिलेबस। इसके अलावा लोकसभाएं, बोलियाँ हैं, साहित्य है,
लोक संगीत है और लोक नृत्य, ये तो पढ़ने पड़ेंगे आपको। लोक संगीत, लोक नृत्य, एक एक प्रश्न 100% वहाँ पर आएगा। अग्नि नृत्यों का ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जो जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, वही अधिकतर ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके अलावा संत आएंगे, पूरे के पूरे जितने भी संत हुए हैं वो सारे, जम्बोजी हो चाहे जाम्बोजी, कोई से भी संत हो, सारे दादू दयाल से लगा के सारे कवि आएंगे, सारे योद्धा, लोक देवता और लोक देवियाँ। अब लोक देवता और लोक देवता इतना बढ़िया, मैं आपको बताऊँ, इतना बढ़िया टॉपिक है कि इनके पति पत्नी से लगाकर सारे प्रश्न कोई से भी हो, वो सारे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। समझ में आएगी बात? इंपॉर्टेंट है, आता है प्रश्न एग्जाम में। मेले एवं त्यौहार इंपॉर्टेंट है, एक त्यौहार आता ही है, 100% है। मेले के बारे में प्रश्न आता ही है। रीति रिवाज, क्या क्या रीति रिवाज रहे हैं इसके अंदर, इसमें आपके क्या क्या परिधान, वेशभूषा, सारे इसके अंदर आएंगे। वेशभूषा और आभूषण, ये वाला सारा टॉपिक आपके सामने यहाँ पर हो जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति का। तो इसमें पढ़ने वाला पार्ट क्या है, मैं समझा दूँ आपको पूरा इसके अंदर। इसमें आप सबसे पहले ध्यान देंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। कौन से हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, पर मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको फोकस करना है। मॉडर्न हिस्ट्री को फोकस करने के बाद आपको यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर के बारे में आपको यहाँ पर बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है आपको? आर्ट एंड कल्चर के यहाँ पे बारे में बात करनी है। तो आर्ट एंड कल्चर पूरी पढ़नी है, और एक आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, और एक प्राचीन सभ्यता पढ़ लेनी है, जिसमें आपका यूँ मान लो 80% पार्ट आप क्लियर कर लेंगे इस पहले वाले पार्ट का। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर आगे वाले सिलेबस के बारे में। आगे वाले सिलेबस के बारे में हमारे महावीर जी समझाएंगे हमारे को। महावीर जी आ जाओ, आपका राजस्थान का भूगोल है यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे, ताकि बच्चों को आपका जो आपके अंदर जो अथाह ज्ञान भरा हुआ है उसके बारे में आपको बच्चों को समझा सके कि इसके अंदर क्या क्या कंडीशन हमारे को देखने को मिलेगी। नमस्कार सभी दोस्तों को, कैसे हो आप? और मैं ये आस करता हूँ कि सभी अपनी जो तैयारी है उसमें निरंतर लगे होंगे। और जो ये CAT का आपके सामने जो ये हम सिलेबस लेकर के आए, इसमें आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि कम समय में और आप किस तरह से अच्छे स्कोर के साथ में अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, और अपनी जो एक पात्रता है इसको आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसी के बारे में, जैसा कि भी आप लोगों को भूपेंद्र जी सर ने बताया कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है, तो इन्हीं के साथ में थोड़ा मैं आपको मेरे सब्जेक्ट से जुड़े हुए उसी के संबंध में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे थोड़ा अधिक ध्यान देना है, क्योंकि पात्रता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जब तक हम पात्र नहीं होंगे तो फिर अगले एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो आप ये पूरा सिलेबस है, इसमें से थोड़ा की चीज़ों का भी ध्यान रखें कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल और जो दोनों ही दिए हुए हैं राजस्थान का भूगोल, तो इनमें भारत के भूगोल के अंतर्गत आपको जो ये टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, जैसे भारत के भौतिक स्वरूप, तो भारत के भौतिक स्वरूप में आपको यहाँ पे भौतिक इनके प्रदेश देखने को मिलेंगे। उन्हीं के अंतर्गत आपको अब ये सिलेबस आपका विस्तारित कर रखा है। उसमें आपको पर्वत पढ़ने, पठार पढ़ने, मरुस्थल पढ़ने और मैदान पढ़ने, ये यहाँ वाला जो ये सिलेबस है आपके सामने, ये भारत के भूगोल में ये एक ही टॉपिक के अंतर्गत हो जाता है। भारत का जो भौतिक प्रदेश हो, जो इसकी विशेषताएं आती हैं, उसी के अंतर्गत आपको ये देखने को मिल जाते हैं। आगे आपको क्या देखना है, देखो नदियां दे रखी हैं, तो नदियों के साथ में आपको बांध और झीलें और ये सागर, ये एक टॉपिक हो जाता है। ये अलग अलग कर रखा है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया सिलेबस दे रखा है आपको, ठीक है। आगे आप देखो वन्य जीव और ये अभ्यारण्य, ये वन्य जीव और अभ्यारण्य, तो आपका जो भारत का भूगोल है उसका एक बहुत ही छोटा, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। और देखा जाए तो जैसा कि अभी आप एग्जाम में भी देख रहे हो, तो अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं राजस्थान के भूगोल की, और राजस्थान के भूगोल में ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है आपके सामने, राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश। तो इसमें राजस्थान के हमारे इंट्रोडक्शन आ जाएगा, राजस्थान में इसमें जो नवीनतम जो ज्योग्राफी से संबंधित जो अभी 19 ज़िले हैं उनसे संबंधित भौतिक प्रदेश आ जाएंगे, इसमें संभाग आ जाएंगे इसमें। तो ये वाला एक चैप्टर हो जाएगा आपके, तो इनको देखते हुए आप थोड़ा ध्यान दें इन पे। इसके बाद में जलवायु दे रखा है आपके, जलवायु के साथ में आप मानसून को भी ही जरूर देखें, ये भी जरूरी है। उसके बाद में आपके वनस्पति और मृदा, ये सभी टॉपिकों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं।
अगला टॉपिक रहेगा आपका, ये टॉपिक एक ही है आपका, आप एक साथ पढ़ सकते हो। नदियाँ होगी, बांध होगी, झीलें होगी, तो नदियों के साथ में आप इनको क्लियर कर ले तो ठीक रहेगा। उसके बाद में हम आगे राजस्थान में बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति दिया हुआ है, और उसके बाद में फिर हम खनिज संसाधनों पे बात करें तो खनिज संपदा है, वन संपदा है। राजस्थान की संपदा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो राजस्थान की संपदा के बारे में चर्चा करें तो खनिज संपदा दे रखा है, वन संपदा है, जल संसाधन जो बांध हो गए वो उन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन कुछ विधियाँ होती है तो वो संसाधनों में आती है। जैसे पशु संपदा दे रखा है, वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखा है, तो वन्य जीव भारत का भी है और राजस्थान का भी है। जल संरक्षण की कुछ विधियाँ दे रखी है, जैसे परंपरागत जो होती है, झील हो गए, बांध हो गए, ये हो गए। अगला जो टॉपिक दे रखा है आपके जनसंख्या वृद्धि। अब इसमें जनसंख्या में आपको पढ़ते टाइम पे सभी टॉपिक को नहीं पढ़ना, दे रखा है आपके जनसंख्या वृद्धि। आपको जनसंख्या वृद्धि दे रखा है तो जनसंख्या वृद्धि पढ़ना है, जनसंख्या घनत्व दे रखा है, साक्षरता देगी और लिंगानुपात। बस ये जनसंख्या में आपको 4 ही टॉपिक पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। इसके बाद में राजस्थान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जनजातियाँ, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद में ये पर्यटन है, तो पर्यटन कहने का मतलब सब टॉपिक A to Z सभी टॉपिक है यहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आप सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और अपनी जो CAT की तैयारी है उसको निरंतर आप आगे जारी रख सकते हैं। और इसके बारे में जो अब आगे भूपेंद्र जी सर है, उस सिलेबस के बारे में भूपेंद्र जी सर बताएंगे आपको खुद। तो अभी आपने देखा कि राजस्थान का और भारत का भूगोल में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, उसके बारे में सर ने आपको यहाँ पर बहुत ही विस्तार रूप से यहाँ पर पूरा समझा दिया है। अब इसमें मेनली बात यह है कि आपको भारत का भूगोल बिल्कुल नॉर्मल पढ़ना है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है राजस्थान का भूगोल आपको बिल्कुल नॉर्मल पढ़ना है। तो ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड का सीनियर सेकेंडरी का जो लेवल है उससे ज़्यादा अपने कोई ज़्यादा खास वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। अब अपन इसके बाद अगर बात करें, यहाँ पर बात करें राजस्थान पर विशेष बल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसके अंदर अपन बात करेंगे यहाँ पर कि भारतीय संविधान की प्रकृति, द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर। इसके अलावा इसकी प्रस्तावना जो NCERT की बुक्स है उनके पीछे के पेज पर NCERT के प्रस्तावना दे रखी, उद्देशिका दे रखी हो, उसके बारे में अपन को बहुत विस्तार से चर्चा करना है, उसके बारे में समझना है। इसके अलावा इसके अंदर मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार पूरे पढ़ने हैं आप लोगों को। यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP आपको पूरा का पूरा यहाँ पर लेकर चलना है और पूरा का पूरा आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर इसके मौलिक कर्तव्य, हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए उसके बारे में यहाँ पर चर्चा, पूरा संविधान है कुल मिलाकर। इसके अलावा इसके अंदर है सबसे बड़ा टॉपिक है यहाँ पर राजस्थान का प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी कंप्लीट है, जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जिसके अंदर आपके राज्यपाल आते हैं, जिसके अंदर आपके मुख्यमंत्री आते हैं, जिसके अंदर आपके राज्य विधानसभा और उच्च न्यायालय पूरा इसके अंदर आता है। इसके अलावा इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC पूरा आपके इसके अंदर है, जो हमारी अभी ऑफलाइन क्लासों में भी चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य का मुख्य सचिव और जिला प्रशासन, पूरा कंप्लीट राजस्थान की पॉलिटी इसके अंदर आती है। ये आपको समझना पड़ेगा और ये आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये सिलेबस ऐसा है कि इससे आप कंप्लीटली ये मान लो क्वेश्चन उठेंगे और ये टॉपिक ऐसे सीधे सीधे आपको वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को। इसके अलावा इसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, थोड़ा सा अपन इसमें और देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। चलो इसमें अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे अगला क्या है इसके अंदर, इसमें आगे नहीं है, अब आगे देखते हैं अपन इसके आगे। इसमें अभी राजस्थान की अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक है जिसके बारे में अपन बात करते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि इसकी पूरी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जो अभी बिल्कुल नहीं आई है उसके बारे में बात करेंगे। कृषि, आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, इसके अलावा इसके अंदर कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं इसके अंदर कंप्लीट है आपके पास यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर
मरुभूमि की विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल। कंप्लीटली आपको अर्थव्यवस्था के रूप में यहाँ पर पढ़ना है, बेरोजगारी भी पढ़ना है आपको, सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखनी है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। राजस्थान से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नरेगा, जो नरेगा चलती है ना आपके गांव में, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। इसके अलावा यहाँ पर विकास संस्थाएं, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका, बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा अपन यहाँ पे बात करें राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, लघु कुटीर ग्रामोद्योग। इसके अलावा इसमें राजस्थान की ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जिसकी इसका मतलब इसमें जल विद्युत भी आएगा, तापीय, अणु, पवन और सौर ऊर्जा के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। जो भी लेटेस्ट सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है वो इससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर दैनिक विज्ञान के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो आपके साइंस का जो पार्ट है उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। जो सिलेबस है उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, रख दो यहाँ पर, दे दो, होगी तुम्हारे से, लाओ दो इधर, हो गया, लाओ। अब यहाँ पर देखेंगे अपन दैनिक विज्ञान, जनरल साइंस की अपन बात करेंगे यहाँ पे, लाओ, हो गया ना। अब इसमें बात करेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन 10th क्लास 9th क्लास का टॉपिक है पूरा का पूरा। यहाँ पे ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाएं इसके अंदर दे रखी है कंप्लीट से। इसमें उत्प्रेरक भी है जिसको आपको ध्यान देना है। इसमें उत्प्रेरक, कैटालिस्ट भी आएंगे सारे के सारे आप लोगों के। इसके अलावा इसमें धातु, अधातु और इनके प्रमुख यौगिक भी इसके अंदर हैं। इसके अलावा सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक सारे के सारे अपन को इसके अंदर, पूरी केमिस्ट्री वाला पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक आपके ये वाला पार्ट जो है आपका केमिस्ट्री वाला है, रसायन विज्ञान वाला पूरा पार्ट आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। इसके अलावा यहाँ पर कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक है। हाइड्रोकार्बन इसके अंदर है, कार्बन के अपरूप इसके अंदर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन भी इसके अंदर है, सीएनजी भी कंप्लीट है इसके अंदर। सीएनजी तो नेचुरल सी बात है कि आपको एलपीजी भी याद करनी है ना। बहुलक है इसके अंदर, साबुन और अपमार्जक भी इसके अंदर कंप्लीट आपको दिए। बहुलक का मतलब पॉलीमर्स होते हैं, नाइलॉन 66 हो गया, समझ गए, वो सारे टॉपिक इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद जो टॉपिक निकल के आता है वो है प्रकाश का परावर्तन। ये जो एक टॉपिक मुझे नज़र आ रहा है वो है फिजिक्स का। इसमें फिजिक्स का जो टॉपिक नज़र आ रहा है मेरे को वो है प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष और उसका निवारण। इसके अलावा इसके अंदर अगले टॉपिक आ जाते हैं आपके स्पेस से संबंधित। स्पेस का मतलब क्या होता है? स्पेस का मतलब होता है आपके अंतरिक्ष से संबंधित टॉपिक इसके अंदर आते हैं। अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सारे इसके अंदर, सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे अपन कहते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आगे बात करें अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली। इसके अलावा मेंडल के अनुवांशिक नियम, मेंडल ने मटर के पौधों पे प्रयोग किए थे, क्या क्या प्रयोग किए थे, फलों की आकृति, बीज की आकृति, सारे रंग, पुष्प के रंग, सब चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेंगे हमारे को। गुणसूत्र की संरचना देखने को मिलेगी, उसके बारे में पढ़ना है अपन को। यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल पढ़ना है पूरा, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए आरएनए नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, उसके बारे में अपन को ये पूरी यहाँ पर चर्चा करनी है। इसके अलावा इसमें अपन प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत देखेंगे। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, क्या पुरुष जिम्मेदार होता है लिंग निर्धारण के लिए या महिला जिम्मेदार होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर अपन यहाँ पर ढंग से पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें अगर अपन थोड़ा सा और देखें आगे कि क्या क्या हमारे को सिलेबस में देखने को मिलेगा, उसके अंदर अपन बात करेंगे। इसको मैं पहले फिनिश कर देता हूँ पूरा, ठीक है ना, बंद करो ना उसकी, अरे हाँ ठीक है ना। अब इसके बाद अपन ने जहाँ तक बात कर ली, अब इसमें देखेंगे अपन यहाँ पर अनुवांशिकी हो गया। अब बात करते हैं अपन पर्यावरण अध्ययन के बारे में। अब पर्यावरण अध्ययन क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट और अभी का सबसे ज्वलनशील मुद्दा है पर्यावरण अध्ययन। और पर्यावरण के बारे में अगर आपने जाना नहीं ना, तो फिर ये मान लो कि आपने अपने जीवन में कोई सुधार नहीं लेके आए। पर्यावरण में क्या क्या कमियां हो रही है, इसको हम कैसे बचा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, इसीलिए इनको सिलेबस में डाला गया है यहाँ पे। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना है, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक, इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, यानी कि जो पिरामिड बनते हैं ना उल्टे सुल्टे, वो सारे पिरामिड इसके अंदर आएंगे और क्वेश्चन आता है एग्जाम में।
रासायनिक चक्र आते हैं, जिसमें आपको पता है कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सारे चक्र, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट, कार्बन इंपॉर्टेंट, तो दोनों के चक्र इंपॉर्टेंट है, आपको सारा पढ़ के चलना है वहाँ पे। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी है, सामान्य जानकारी, जैव बायोटेक मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके बारे में अपन को देखना है। जैव पेटेंट है, नई पादप किस्मों का परिवर्धन है, इसके अलावा ट्रांसजेनिक जीव है और पराजनी यहाँ पर जीव, इसके बारे में अपन को पूरा का पूरा यहाँ पर कंसेप्ट लेके चलना है और पूरा का पूरा पढ़ लेना है अपन को, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे जंतुओं का आर्थिक महत्व। अब जंतुओं का आर्थिक महत्व क्या होता है समझो आप। जंतुओं का आर्थिक महत्व होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि जैसे आपने रेशम कीट पालन का नाम सुना है, सेरीकल्चर का नाम सुना है आपने, पीसी कल्चर का नाम सुना है आपने। जितने भी जो जानवरों को या पशुओं को या जीवों को पालने से जिनसे आर्थिक महत्व का लाभ होता है उसे ही अपन जंतुओं का आर्थिक महत्व कहते हैं, है ना। मधुमक्खियों से शहद बनाना हो गया, मछलियों को पालन हो गया, वो सारे इसके अंदर पढ़ेंगे। और इसके अलावा पादपों का आर्थिक महत्व हो जाएगा इसके अंदर, पादपों से हमें क्या क्या आर्थिक महत्व होते हैं उन सब के बारे में। फिर इसके बाद रक्त समूह और रक्तदान के बारे में बात करेंगे। रक्त समूह ब्लड ग्रुप के बाद आप ब्लड डोनेट करते हैं जिसे रक्तदान कहते हैं। आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, प्लस है, ओ है, माइनस है, कैसा है, उन सब के बारे में अपन यहाँ पर बात यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर रोगाणु और मानव स्वास्थ्य, रोगाणु और मानव स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सब गए भाड़ में, अगर आपने डिजीज अगर रोग ढंग से नहीं पढ़े ना तो फिर साइंस में आप ये मान लो फिर क्या ही पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन ही उससे आता है आपके स्वास्थ्य से, ठीक है ना। आपके स्वास्थ्य के अलावा कुपोषण और मानव स्वास्थ्य, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण जैसे, इसके लिए आपको पूरा का पूरा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, वो सारे आपको इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा इसमें मानव रोग, इनके कारण और उनके निवारण के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपन यहाँ पर ढंग से यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा अब इसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर इसके अलावा और क्या क्या सिलेबस में है। आगे टॉपिक आ रहा है तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, उसमें क्या क्या टॉपिक हैं उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यह आपका मैथ्स का सिलेबस है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। अब इसमें देखने वाली बात है कि मैथ्स का सिलेबस के अंदर क्या क्या है, क्या क्या हमारे को टॉपिक पढ़ने हैं और क्या नहीं पढ़ने हैं। 2 मिनट रुक जाऊँ ना तो मैं कर लूँ ना, हाँ ज़्यादा जल्दी में हो क्या का तो बस। अब देखो आप यहाँ पर तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, अगर आप इस लाइन को पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें केवल मेंटलिटी है, यानी कि इसके अंदर क्या रीजनिंग है। आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर अब रीजनिंग है, आपको पता है अच्छे तरीके से। अब आपको ये देखना पड़ेगा इसके अंदर कि इसमें मैथ्स का पार्ट है। तार्किक विवेचन का मतलब केवल और केवल रीजनिंग नहीं होता है, मैथ्स भी होता है। अब मैथ्स में क्या क्या टॉपिक है इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे गजब की जो चर्चा करेंगे अपन यहाँ पर मैथ्स के सिलेबस के बारे में, सबसे पहले नंबर का टॉपिक है वैदिक विधि से पूर्ण संख्या का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल 6 संख्याओं तक का आपको ज्ञात करना है। अब उसकी इच्छा होती तो इसमें से मान के चलो कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ पर आने की पूरी संभावना, आएगा तो एक क्वेश्चन और नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा फिर, ठीक है ना। तो पहली लाइन से पहला प्रश्न आएगा यहाँ पर, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैदिक विधि है जिसके बारे में अपन चर्चा करें, कुछ बैचों में मैं चर्चा कर चुका हूँ, ऑनलाइन भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ऐप में हमारे कोर्स अवेलेबल हैं, आप जाकर आप सर्च कर सकते हैं। सीईटी का हमने कोर्स वहाँ पर लॉन्च कर दिया है। मैथ्स का पर्सनली कोर्स भी है उसके अंदर, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। इसके अंदर गुणनखंड है, बहुपद के गुणनखंड है, समीकरण है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है और लघु गुणक है। अब समझो यहाँ से यहाँ तक ही आपका पूरा एलजेब्रा वाला पार्ट है। कम से कम 3 से 4 प्रश्न मुझे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मैं फिर बता दूँ आपको। कम से कम तीन प्रश्न तो आपके मान के चलो 3 प्रश्न आपको वहाँ पर दिखेंगे। इसके अलावा लघु गुणक है, लघु गुणक के आप 2 क्वेश्चन मान के चलो, क्योंकि लघु गुणक अलग से एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम अलग से एक टॉपिक है जिसको आप मान के चलो 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ पर देखने। और पिछली बार ही सीटी में आप देख सकते हो देखने को मिले, 1 क्वेश्चन तो आपको देखने को जरूर, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब सबके चहेते जो टॉपिक चलते हैं उन टॉपिकों में सबसे चहेता जो टॉपिक है वो कौन सा है, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात टॉपिक है, 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्रतिशत से 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लाभ हानि से भी 1 क्वेश्चन, साझा पार्टनरशिप से भी 1 क्वेश्चन, सरल ब्याज से भी 1 क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज बटा 1 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा
एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखा, आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, ये अलग टॉपिक है। निर्देशांक ज्यामिति ध्यान रखना, निर्देशांक ज्यामिति का एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, अलग है टॉपिक पूरा ये। दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का आंतरिक और बाह्य विभाजन, इस पूरी लाइन से आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, ये गारंटी है मेरी, आएगा ये प्रश्न। और आज हमारे ऑफलाइन क्लास में हमने ये टॉपिक पूरा किया भी है निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखा, सरल रेखा, आकृति, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूपता, 2 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हैं आपके, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घनघनाभ, गोले, शंकु, बेलन, प्रत्यय क्षेत्रफल, आयतन, कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। कोण व उनके माप, न्यून कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति आ गई भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्री आ गई, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ऊंचाई दूरी का एक प्रश्न आएगा, त्रिकोणमिति से कम 2 या 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे और ऊंचाई दूरी का सिंगल एक क्वेश्चन आता है, फिक्स है वो, है ना। अब इसके अलावा इसमें आंकड़ों से चित्रों के द्वारा निरूपण, केंद्र प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, इससे मिलेंगे आपको 2 प्रश्न और आंकड़ों से चित्रों द्वारा निरूपण से मिलेंगे आपको कम से कम 1 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें कम से कम 15 से 20 के बीच में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। कुछ शिफ्टों में यहाँ पर 17 क्वेश्चन देखने को मिले, कुछ शिफ्टों में यहाँ पर 18 क्वेश्चन देखने को मिले और कुछ शिफ्टों में यहाँ पर 20 प्रश्न देखने को मिले, लेकिन हम एवरेज चले 15 से 20 के बीच में यहाँ पर कुछ नहीं चले, 15 से 20 के बीच में यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि सर रीजनिंग का क्या हाल चाल है। रीजनिंग का हाल चाल समझा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ आपको। रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग है, अभी तो लाइव है, बस ये देख रहे हैं, इसको बसाड़े को बंद कर दे रे। लाइव है, बोल दो चालू। अब इसमें देखो आप यहाँ पर तर्क शक्ति, विश्लेषण योग्यता और साधारण मानसिक होता है, ये 2 इसके अंदर आपके रीजनिंग के टॉपिक है। ये टॉपिक नहीं है, इसका मतलब इसमें पूरी रीजनिंग आ चुकी है आप लोगों की। इसमें भी कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर वहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा लैंग्वेज नॉलेज, सामान्य हिंदी की बात करेंगे अपन यहाँ पर, आप उसमें दे दो जवाब। सामान्य हिंदी की बात करेंगे अपन यहाँ पर, सामान्य हिंदी में क्या क्या टॉपिक है आपके इसके अंदर उसको देखते हैं अपन यहाँ पर। सामान्य हिंदी में अगर अपन बात करें यहाँ पर संधि और संधि विच्छेद, इसके अंदर जो सदाबहार टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या टॉपिक देखने को मिलेंगे, समास आएंगे, पूरे के पूरे समास कंप्लीट पढ़ने हैं आपको, उपसर्ग पढ़ने हैं, प्रत्यय पढ़ने हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द आपको इसके अंदर पढ़ने हैं, अनेकार्थक शब्द पढ़ने हैं, शब्द युग्म पढ़ने हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, क्रिया पढ़नी है आपको इसके अंदर, शब्द शुद्धि पढ़नी है आपको इसके अंदर, वाक्य शुद्धि पढ़नी है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको पढ़ने हैं। ये तो देखो ये तो सारा आपके क्या है कि मीनिंग्स वाला है, आपको वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसी में काम चलेगा आपका इसके अंदर। मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, ये पढ़ने वाले टॉपिक नहीं होते, खुद को तैयार करने वाले होते हैं, खुद से पढ़ने वाले होते हैं। अंग्रेजी के परिभाषिक शब्द, समानार्थक हिंदी शब्द और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान यहाँ पर आपको देखने को मिले। लेटर्स, जो लेटर्स होते हैं, पत्र लेखन होते हैं, उसका ज्ञान भी आपको इसके अंदर होना बहुत अति आवश्यक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर, अब बात करते हैं अपन यहाँ पर जनरल इंग्लिश के बारे में। अब जनरल इंग्लिश के अंदर क्या क्या टॉपिक है उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक हैं और जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे अपन, टेंस पढ़ेंगे सबसे पहले, टेंस के बाद वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, नरेशन पढ़ेंगे पूरा अपन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं अपन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन आएगा कंप्लीट से इसके अंदर, ट्रांसलेशन सिंपली सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी कि ट्रांसलेशन करना आना चाहिए इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश के अंदर। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियली, मतलब जो लेटर्स होते हैं ऑफिशियली, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल, उसके बारे में बात है। सिनोनिम्स आपको पढ़ने हैं, एंटोनिम्स पढ़ने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं आपको इसके अंदर,
कॉम्प्रहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, एक पैसेज आएगा जिसके आंसर आपको करने हैं उसके अंदर। नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल और सर्कुलर्स, ये आपको इसके अंदर ढंग से पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका इंग्लिश में पार लगेगी। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश से डर लगता है कि सर इंग्लिश हमारे से बैठती नहीं है, कैसे क्या ही करेंगे, तो कुछ नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा यार बाबू, है ना। जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब लगनी है, तो ये सब पढ़ने पड़ेंगे। नहीं पढ़ोगे तो कोई और लगेगा, सिंपल सी बात है कि नहीं है भाई। तू ना सही तो कोई और सही, है ना, क्योंकि ये दुनिया आपके रिप्लेसमेंट से चलती है। यदि तुम नहीं होगे तो कोई दूसरा होगा, है ना। आज मैं नहीं हूँ तो मेरी जगह कोई दूसरा होगा, कल तुम नहीं होगे तो तुम्हारी जगह दूसरा होगा, यही तो रिप्लेसमेंट है। कोई किसी के बिना नहीं अटकता, ये ध्यान रख लेना जीवन में, ठीक है ना। सबके काम चलते हैं, सब अपना अपने काम में व्यस्त रहते हैं। इसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान आता है। कंप्यूटर के ज्ञान की बात करते हैं अपन यहाँ पे। कंप्यूटर के ज्ञान में देखें अपन तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कंप्यूटर के जो गुण बताएं, विशेषताएं, उसके बारे में अपन को बात करनी है। कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आपको रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करनी है। एमएस ऑफिस पूरा कंप्लीट है आपका, पूरा एमएस ऑफिस आपको पढ़ना है। अब पूरा एमएस ऑफिस पढ़ेंगे, इसका मतलब स्प्रेडशीट पढ़ेंगे, पावर पॉइंट पढ़ेंगे, एक्सेल शीट पढ़ेंगे, सारा कंप्लीट इसके अंदर आपको पढ़ना है। समसामयिक घटनाओं का मतलब आपका करंट है, इसके अंदर आपको करंट पूरा इसके अंदर पढ़ लेना है, जिसके अंदर राजस्थान का, भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, मुद्दे आपको पढ़ने हैं। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति पढ़ने हैं, स्थान पढ़ने हैं और संस्थाएं पढ़नी है। खेल और खेलकूद, अभी खेलकूद पेरिस ओलंपिक हुआ ना, अभी अब पेरिस ओलंपिक हुआ है तो आप ये मान के चलो क्वेश्चन 100% आना है। तो आप अगर पेरिस, आपको पता है कि खेलकूद से संबंधित करंट आ रहा है और फिर भी आप पेरिस ओलंपिक पढ़ के नहीं जाओगे तो फिर बताओ गलती किसकी रहेगी? आपकी गलती रहेगी ना। तो पेरिस ओलंपिक में कितने मेडल मिले? क्या हमारे को गोल्ड मेडल मिला? नहीं मिला। तो सिल्वर किसको मिला, ब्रॉन्ज किसको मिला, ये सारे पता होने चाहिए। और दूसरी बात, कौन से खेल से संबंधित खिलाड़ी कौन था वो भी पता होना चाहिए। समझ में आएगी बात? तो ये गतिविधियां हैं, तो आपको ये सारा कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ के चलना है। तो ये पूरा सिलेबस आपको ध्यान में रखना है। इस पूरे सिलेबस के बारे में अपन यहाँ पर आज अपन ने ढंग से यहाँ पर चर्चा की है। इस पूरे सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमने इस सिलेबस में बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ को एनालिसिस किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आगे समझ में बात। और कल से बिल्कुल रेगुलर क्लास रहेगी आप लोगों की, ऐप में बिल्कुल रेगुलर क्लास अलग रहेगी, आपकी यूट्यूब पे भी अलग से क्लास रहेगी। तो आपका यहाँ पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कल से आप वापस देखना ना भूलें, आपको यहाँ पर सिलेबस भी मिलेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी। आगे समझ में बात। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन। ऐसे बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक इन्फॉर्मेशन और दे दो, साथ चला दो। वो रिकॉर्ड बंद करता हूँ।